प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम शुद्ध वर्तनी का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। शुद्ध वर्तनी एक लंबा टॉपिक है और इसके कई वीडियो आएंगे और उसमें हम लगभग सभी शब्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो शब्दों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है, अनगिनत शब्द हैं, सभी तो नहीं हो सकते, लेकिन जो परीक्षा के लिए उचित लगेंगे उन्हीं शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो शब्दों से पहले मैं आपको 1-2 नियम बताऊंगा, उसके बाद हम शब्दों पर बातचीत करेंगे। देखिए, आप देखिए कि जैसे शब्द है शांति, ऐसे लिखा जाता है। क्रांति शब्द है, ऐसे लिखा जाता है। पश्चिम शब्द ऐसे लिखेंगे। निश्चित इस तरह से, स्त्रियां ऐसे। अब आप देखें कि जो यहां त पर ह्रस्व ई की मात्रा लग रही है, ये आधे न से पहले शुरू हुई है। ये बात आपको सभी को पता है, ठीक है। इसमें अलग बात क्या है, पहले तो आप ये देख लें कि यहां ह्रस्व ई की मात्रा आधे व्यंजन से पहले शुरू हो रही है। सभी में जैसे ये आधा है, इसमें स्वर नहीं है, तो इससे पहले ह्रस्व ई की मात्रा शुरू हो रही है और अगले वर्ण के ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरह से यहां भी। अब मान लीजिए शब्द इस तरह के हैं, ये बुद्धि शब्द है, शुद्धि शब्द है, द्वितीय शब्द है, हड्डियां, छुट्टियां। अब बात आती है कि ये यहां ऊपर नीचे वर्ण लिखे हुए हैं। द के नीचे व, ड के नीचे ड, यहां ट के नीचे ट, ठीक है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे पट्टियां शब्द है, टिड्डियां शब्द है। तो उन सब को जब हम अलग लिखेंगे, दोनों वर्णों को अलग अलग करेंगे जो ऊपर नीचे वाले हैं, तो वहां मात्रा में काफी कंफ्यूजन रहता है। जैसे ये मैंने लिख दिया बुद्ध शब्द, अब इसे ई की मात्रा लगनी है। बच्चों, आप देखेंगे द के पैर में ध है, द आधा है और ध पूरा है, ठीक है। तो मात्रा ध के साथ है, द के साथ नहीं है, तो ध के साथ मात्रा यहां से लगाएंगे। अब बात आती है कि यहां हमने मात्रा आधे वर्ण से पहले शुरू की है, यहां ये भी आधा है, हल चिन्ह लगाकर आधा किया गया और मात्रा यहां से लगाई है। तो यही अंतर है इसमें। जो हमारे व्यंजन हैं उनमें कई ऐसे हैं जो पाई वाले व्यंजन हैं, जैसे क और फ में पाई बीच में है और बाकी सभी में पाई दाईं तरफ है। और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें छोटी पाई है, जैसे द में द इस तरह से हो गया, ड इस तरह से हो गया, ह इस तरह से हो गया, ढ हो गया, ठीक है, ट हो गया। तो ऐसे कई वर्ण हैं जिनमें छोटी पाई का प्रयोग होता है, जैसे छ भी इस तरह से, इसमें भी यहां छोटी पाई लगी है। तो जो छोटी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनका आधा रूप नहीं होता, ठीक है। तो उनको आधा दिखाने के लिए सबके साथ हम हल चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप हल चिन्ह लगाकर किसी वर्ण को आधा करते हैं और उससे अगले वर्ण पर ह्रस्व ई की मात्रा आती है, तो ह्रस्व ई की मात्रा यहां से ही लगानी है, आपको यहां से नहीं लगानी। आपको बुद्धि शब्द ऐसे नहीं लिखना, ऐसे या ऐसे, दोनों ही तरीके गलत हैं। इस तरह से आपको नहीं लिखना, ठीक है। ये मात्रा यहां से क्यों लगाई और यहां से क्यों नहीं लगाई, ये क्या होता है, शांति शब्द ऐसे हो गया। मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये थोड़ा सा भ्रम कई बार पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे न पूरा है,
ठीक है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए यह नियम बनाया कि यहां जो पाई वाले वर्ण हैं उसमें मात्रा यहां से आएगी, ठीक है। या जैसे कि जिसमें बीच में पाई है, जैसे क के बीच में पाई है और इससे अगले वर्ण पर ह्रस्व ई की मात्रा लगनी है तो यहां से लगेगी, ठीक है, ताकि कोई भ्रम ना रहे। इस भ्रम के कारण यह नियम बनाया गया है और इसमें कोई भ्रम नहीं रहता। इसमें हल चिन्ह लगाकर आपने आधा किया है तो ये ऐसे ही सही दिखाई देगा। तो यहां आप ई की मात्रा, अब आप ऐसे लगाएंगे, जैसे शुद्धि शब्द है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। द्वितीय शब्द है तो द और व को ई की मात्रा यहां से लगाएंगे, द्वितीय। ऐसे ही हड्डियां शब्द अलग लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। छुट्टियां शब्द लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये शुद्ध रूप है। ये आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद जो इससे अगली मैं बात बता रहा हूं वो क्या है कि हम हर एक वर्ण को अगर स्वर रहित, हर एक व्यंजन को स्वर रहित दिखाना चाहते हैं तो उसमें हर जगह हल चिन्ह लगाकर आधा नहीं कर सकते, ठीक है। जिन व्यंजनों का आधा रूप नहीं होता उन्हें हल चिन्ह लगाकर आधा दिखाया जाता है और जिनका आधा रूप बना हुआ है वहां हम उसको आधे रूप में ही लिखते हैं। जैसे शक्ति शब्द है, अब ये क पूरा है, ये क आधा है, ये क भी आधा है, ठीक है। अब इस क का आधा रूप ये है तो शब्द के शुरू में या बीच में, अंत से पहले, ये आप ध्यान रखें, शब्द में कहीं भी अंत से पहले अगर आधे क का प्रयोग होगा तो इस रूप में होगा, इस रूप में नहीं होगा। तो शक्ति जब शब्द हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब आप शक्ति शब्द को ऐसे लिख दें, ऐसे, तो ये गलत है। अच्छा शब्द है, आप उसको ऐसे लिख दें तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि च का आधा रूप ये होता है, जिनका आधा रूप होता है उनको आधे रूप में ही लिखा जाता है, ये नियम है। और कब? शब्द के अंत से पहले, चाहे शुरू में हो, दूसरे स्थान पर हो, तीसरे पर हो, चौथे पर हो, अंत में नहीं। अगर कोई वर्ण अंत में आता है और वो स्वर रहित है तब हम कोई भी वर्ण होगा, चाहे उसका आधा रूप हो और चाहे न हो, हम उसे पूरा लिख के हल चिन्ह लगाएंगे। जैसे पश्चात शब्द है, ये ऐसे है। अब यहां ये त जो है स्वर रहित होता है क्योंकि ये अंत में है इसलिए यहां लिखा हमने, नहीं तो अगर ये शुरू में होता, जैसे ऐसे त्याग या कोई ऐसा जहां पत्ता शब्द है ऐसे, तो हम यहां इसको आधे रूप में लिखते हैं, बीच में, शुरू में, लेकिन अंत में इसको पूरे में लिखेंगे और हल चिन्ह लगाएंगे। अगर ये स्वर रहित हो तो हर जगह हल चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर अंत का आधा है तो उसको अर्थात को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे सम्यक शब्द है, सम्यक में क को हल चिन्ह आता है ऐसे, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पृथक शब्द होता है, पृथक क जो है वो हल चिन्ह से युक्त होता है तो ऐसे लिखा जाएगा और आप इसको ऐसे लिख दें तो ये गलत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं शुरुआत करता हूं हमारे आज के एक शब्द से। ये शब्द है उच्छ्वास। उत जमा श्वास शब्द से की संधि से ये बना है। नियम है त के बाद श आ जाता है तो त च में बदलता है और श छ में बदलता है। तो यहां त आधे च में बदल गया, आधा त है और आधा श आधे छ में, पूरा लिख के हमने हल चिन्ह लगा दिया, उच्छ्वास शब्द।
आगे शब्द है उज्ज्वल, ये सही है। संधि विच्छेद है उत जमा ज्वल। अब आप देखिए व्यंजन संधि का नियम कि त के बाद जब ज आता है तो त ज में बदल जाता है। तो यहां त क्योंकि आधा है तो आधे ज में बदल गया, और ये ज पहले से ही आधा है तो ये ज्यों के त्यों लग गया, यहां कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उत जमा ज्वल उज्ज्वल बन गया। दो ज आएंगे और दोनों ही आधे होंगे। ये ज पहले से ही शब्द में मौजूद है और ये ज त का परिवर्तित रूप है। ठीक है, और ये जो ज है हम इसी को पूरा लिख देते हैं ऐसे। ये ज पहले से ही आधा था, इसे पूरा लिखने का कोई नियम नहीं बनता। तो उज्ज्वल शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एक ज नहीं लगाना, दो लगाने हैं, दोनों ही आधे होंगे। क्योंकि ज्वल, ये जो शब्द है ज्वल, ज्वाला, ज्वलन, जैसे ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलित, ज्वल में इत प्रत्यय लग गया, ज्वलित बन गया। तो इन सब में ज आधा होता है। ठीक है, जैसे हम एक शब्द और है, अब उज्ज्वल शब्द के बारे में बहुत विद्यार्थी जान चुके हैं, लेकिन एक शब्द अभी भी गलत लिख रहे हैं। वो क्या है? प्रज्वलित। ये सही है जो मैंने लिखा है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख देंगे, क्योंकि उज्ज्वल का नियम समझ लिया, उज्ज्वल को याद कर लिया। अब प्रज्वलित में भी ऐसे ही कर दिया, दो ज कर दिए, दोनों आधे कर दिए, इस तरह से। अब आप इसका लॉजिक समझिए, ये गलत है। दो ज कैसे आएंगे? शब्द है ज्वल, ज्वल शब्द में इत प्रत्यय लगा, ये बन गया ज्वलित, जलता हुआ या जला हुआ। ठीक है, और इसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया। प्र किस में जुड़ा? ज्वलित शब्द में। अब यहां तो नियम था कि त था, त के बाद ज आएगा तो ये त भी ज में बदलेगा। यहां कोई नियम नहीं है, यहां तो प आधा, र में अ है, और यहां ज आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, संयोग है। प्रज्वा ज्वलित, प्रज्वलित, इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें और एक आधे ज आने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो प्रज्वलित शब्द इस तरह से ना लिखें। अभी भी कभी हम किसी संस्था के फंक्शन में उसमें देखते हैं प्रज्वलित कि दीप प्रज्वलित इस समय होगा, दीप का प्रज्वलन होगा। तो प्रज्वलन प्रज्वलित दोनों में शब्दों में जो है दो आधे ज लगाएंगे, तो गलत है, आप ध्यान रखें। उत्कर्ष शब्द है, ऐसे लिखा जाएगा उत्कर्ष। ये मूर्धन्य श आएगा, इसमें तालव्य श नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो गलत है। ठीक है, कर्ष शब्द होता है, कर्ष शब्द में उत उपसर्ग लगकर उत्कर्ष बनता है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। इसके बाद उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इस तरह से लिखा जाएगा, इसे भी आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ठीक है, और उत्कृष्ट भी नहीं लिखेंगे, ये र लगा दिया, यहां री आएगा, उत्कृष्ट। ठीक है, ये भी गलत है। उत्कृष्ट यानी बढ़िया, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, यानी निम्न स्तर का, घटिया। एक शब्द है उत्तप्त, उत्तप्त, ये गलत है। सही कैसे आएगा? एक आधा त और लगेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आधा और एक पूरा त हो तो आधे त को ऐसे और पूरे त को ऐसे और ऐसे, उत्तप्त। ये शब्द होता है तप्त, तप्त भूमि। ठीक है, यानी तपी हुई भूमि। इसमें उत उपसर्ग लगता है, परिवर्तन कोई नहीं होता। त के बाद जब त आता है तो कोई नियम के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दो आधे, दो त हो जाते हैं, एक आधा है एक पूरा है, तो ये इस तरह से ये पूरा हो गया, इसके ऊपर ये आधा हो गया, और ये ऐसे उत्तप्त। जैसे उत्तम होता है, उत्तम शब्द कैसे बना? ऐसे, उत और तम, क्योंकि कोई संधि नहीं है तो ये इस त के साथ आधा त ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही उत्तर शब्द है, उत्तर शब्द भी इसी तरह से बना है, उत जमा
उत्तर। तो त इस आधे, ये आधा त है, ये पूरे त के साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उत्तप्त, उत्तप्त का अर्थ होता है तपा हुआ या तपाया हुआ या क्रुद्ध, क्रुद्ध को भी उत्तप्त कहा जाता है। इसके बाद शब्द है उत्तरदायी, उत्तरदायी। गलती कहां होती है? दाई में गलती होती है। दाई इस तरह से लिखा जाएगा, फलदायी, उत्तरदायी, ठीक है। इन सब में यहां य और य को ई की मात्रा आएगी, आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे या ऐसे, ये गलत है, ठीक है। उत्तरदायी शब्द इस तरह से आपको लिखना है। दायित्व शब्द, मुझे ध्यान आ गया, दायित्व शब्द यानी जिम्मेवारी, दायित्व इस तरह से लिखा जाएगा, ये सही है। दायित्व इस तरह से लिख दें तो गलत है, ठीक। इसके बाद देखिए शब्द है उत्तरायण। उत्तरायण शब्द शुद्ध होता है। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। यहां आपको एक बात समझने की जरूरत है, उत्तरायण होता क्या है और कैसे बना। शब्द है उत्तर और अयन प्रत्यय है, उत्तर जमा अयन की संधि से उत्तरायण बना है। यहां न है, यहां ण है, ठीक है। तो ये न में कैसे बदला, जो मैंने आपको व्यंजन संधि में एक नियम बताया था कि र व्यंजन हो या री स्वर हो या श व्यंजन हो, इसके बाद जब न आ जाता है, न इसके बाद जो भी शब्द है उस शब्द में न कहीं भी आ जाए, चाहे यहां हो, यहां हो या यहां हो, ठीक है। तो जहां भी न आएगा, और ये जो शब्द है इसमें र, री और श चाहे कहीं भी हो, ठीक है। जैसे यहां र है, र के बाद वैसे तो अस्वर है, लेकिन इस शब्द में र, री या श आ जाए कहीं भी हो, और इस शब्द में न आ जाए चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो इनके बीच में यहां इन तीन वर्णों में से कोई हो, यहां ये वर्ण हो, इनके बीच में अगर कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, या कवर्ग का कोई वर्ण आ जाए, या पवर्ग का कोई वर्ण आ जाए, या य आ जाए, य व्यंजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी आप दोबारा समझें, संधि चिन्ह से पहले जो भी शब्द है उस शब्द में र, री या श कहीं भी हो, जैसे इसमें र यहां है, ठीक है, और बाद में न व्यंजन हो, वो चाहे कहीं भी हो उस शब्द में, और जहां ये र है, मान लो यहां र दे रखा है, र और न इनके बीच में कोई भी स्वर आ जाए, जैसे यहां र के बाद अ आ गया, क्योंकि इस र में अ है, अस्वर आ गया, फिर यहां अस्वर आ गया, फिर यहां य आ गया, और बाद में न है, तो इन दोनों वर्णों के बीच में अगर इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो नियम नहीं टूटता, नियम का कोई व्यवधान नहीं है, जो बाद का न है वो ण में परिवर्तित होगा। तो यहां यही चीज यहां लागू हो रही है। तो इसी तरह उत्तर जमा अयन, उत्त, अ और अ मिलकर दीर्घ संधि के नियम के अनुसार आ हो गया, उत्तरा। कई जगह एक ही नियम में दो नियम लागू होते हैं कई शब्दों में, ठीक है। तो यहां आ हो गया, और य और न जो है वो इस नियम के तहत ण में बदल गया। तो उत्तर जमा अयन, उत्तरायण। उत्तरायण क्या होता है, इससे पहले मैं आपको दक्षिणायन के बारे में और बता दूं, इसमें क्यों नहीं हुआ। दक्षिणायन शब्द ऐसे बना है, दक्षिण जमा अयन। अब आप देखिए यहां तो दोनों में अयन था, न आ गया, लेकिन शुरू में हम क्या कह रहे हैं, या तो र हो या री हो या श हो, यहां र, री, श नहीं है। इसमें अपवाद, वैसे तो श है, यहां जो है वो श व्यंजन दे रखा है, क जमा श जमा ई ऐसे बना है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहां अपवाद है
तो कुछ जो अपवाद होते हैं वो भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं। तो यहां ये नियम लागू नहीं है, इसलिए ये शब्द दक्षिणायन ऐसे बन जाएगा। इसमें अ और अ मिलकर तो आ हो जाएगा, लेकिन यहां श होते हुए भी यहां न का न नहीं होगा। ये आपको अलग से ध्यान रखना है। दक्षिणायन तो ये शुद्ध है, और उत्तरायण में न आएगा, ये शुद्ध है। उत्तरायण क्या होता है? ये 6 महीने का समय होता है। सूर्य की गति को कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य की गति जो मकर रेखा है, मकर रेखा यहां मैं लिखता हूं, यहां है मकर रेखा और इससे ऊपर है कर्क रेखा। तो सूर्य जब मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, ठीक है, यानी यहां दक्षिण से ये उत्तर की ओर जाता है। ये जो 6 महीने की इसकी जो गति होती है, इसको मकर रेखा से कर्क रेखा तक पहुंचने में 6 महीने लगते हैं। तो 6 महीने की सूर्य की जो गति होती है, इसको कहते हैं उत्तरायण। इसी से 6 हमारे महीने होते हैं, जैसे ज्येष्ठ है, फाल्गुन है, चैत्र है, माघ है, आषाढ़ है। ये 6 महीने जो है वो मकर रेखा से कर्क रेखा तक जाते समय होते हैं। और 3 ऋतुएं आती हैं, 6 महीने और 3 ऋतुएं। 6 ऋतुएं होती हैं हमारी, तो वो 3 ऋतुएं जो है वो इस दौरान होती हैं जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ सूर्य गति करता है। और जब वापस कर्क रेखा तक जाने के बाद सूर्य वापस मकर रेखा तक आता है, यानी दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ आना, उत्तरायण, उत्तर की तरफ आना, तो इसको कहते हैं दक्षिणायन। इसमें भी 6 महीने का समय लगता है, इसमें भी 6 महीने होते हैं और 3 ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार ये पूरे एक साल में 12 महीने और 6 ऋतुएं कुल होती हैं। ये सूर्य की गति पर निर्भर करता है। ये है उत्तरायण और दक्षिणायन। ये विलोम शब्द है एक दूसरे के। शब्द है उत्तीर्ण, इस तरह से लिखा जाएगा उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण इस तरह से। विलोम है एक दूसरे के। उत्तीर्ण शब्द मूल शब्द है इसमें तीर्ण। तीर्ण का मतलब होता है पार करना, और उत्तीर्ण ये भी होता है पार करना या सफल होना, ठीक है। तो त के बाद त आ गया, ये आधा त इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। अनुत्तीर्ण में, तीर्ण में पहले उत उपसर्ग जुड़ा, ये उत्तीर्ण बन गया। उत्तीर्ण बनने के बाद इसमें अन उपसर्ग और जुड़ गया, ये जो संस्कृत का है, तो ये उ इसमें आ गया, तो ये बन गया अनुत्तीर्ण। जो उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए उत्पात, ऐसे लिखा जाएगा। पात का मतलब होता है उछलना, ठीक है। उत का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर की ओर उछलना, ये होता है उत्पात, ठीक है। आगे उदाहरण, उदाहरण शब्द ऐसे लिखा जाएगा ऊ के बाद दा, उदाहरण, ठीक है। ये कैसे बना शब्द? मूल शब्द होता है हरण, हरि, हरि धातु है, हरि, ऐसे संस्कृत की हरि धातु है, उसमें अन्न प्रत्यय लगकर हरण शब्द बन गया। हरण शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा, आहरण बन गया। जैसे कई बार हम बैंक में जाते हैं, वहां लिखा होता है विड्रॉल फॉर्म, यानी आहरण फार्म। आहरण का मतलब निकालना, ठीक है। आहरण में उत उपसर्ग जुड़ गया, ऐसे, तो संधि हो गई। व्यंजन संधि में हम नियम पढ़ा था हमने कि त के बाद, यानी वर्ग के पहले वर्ण के बाद जब वह किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह या कोई स्वर आ जाए, तो वहां हम त को इस वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देते हैं। आपको ध्यान हो, सत जमा आचार, मैं बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही शब्द बता रहा हूं। त है वर्ग का पहला वर्ण, आ उपसर्ग, आ जो है वो स्वर आ गया,
तो क्या होगा, त आधे द में बदलेगा अपने ही तीसरे में द में, और द में आ जुड़ेगा तो दा बन जाएगा सदाचार। ऐसे ही सत जमा उपदेश, सदुपदेश, सत जमा व्यवहार, सभी ऐसे ही बने हैं। उत जमा आहरण, त द में बदलेगा, द में आ जुड़ेगा तो बनेगा दा, उदाहरण, ऐसे बनेगा। हम क्या करते हैं, उदाहरण, ऐसे उदाहरण, जो आ की मात्रा यहां लगनी चाहिए वो यहां लगा देते हैं। हम शब्द के मूल को समझते ही नहीं है कि शब्द बना कैसे है। जब तक आप शब्द को इस निगाह से नहीं देखेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कौन सा स्वर उसमें कौन सी संधि हुई, उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आप इसी तरह गलतियां करते रहेंगे। मैं आपसे यहां एक शब्द देता हूं आपको, जैसे एक शब्द है हमारे पास बाल सूर्य। अब जब इसका अर्थ पूछा जाता है कि बाल सूर्य क्या होता है, सभी कह देंगे कि जो सूर्य है उसका जो बाल रूप है, बाल मतलब बालक वाला रूप यानी छोटा रूप, ठीक है, जैसे बाल मैंने बालक होता है, बाल सूर्य, सूर्य का बाल रूप। लेकिन जब ऐसे पूछा जाए कि बालेंदु क्या होता है, अब नहीं पता, ठीक है। बालेंदु शब्द इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो बाल जमा इंदु, इंदु मैंने चंद्रमा होता है, ठीक है, और बाल मैंने बालक रूप, यानी चंद्रमा का जो बालक रूप है वो बालेंदु है, बाल चंद्रमा, ठीक है। बाल सूर्य यहां अलग अलग दिख रहा है इसलिए हम बड़ी आसानी से बता देते हैं, यहां इसमें मिक्स हो गया तो नहीं पता। तो ये अगर हम संधि विच्छेद को समझ लें, उपसर्ग प्रत्ययों को समझ लें तो हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे शब्द है क्षिति, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, और हमने ये शब्द बना दिया क्षितिज, यानी क्षिति के साथ हमने ज लगा दिया, ये दो शब्द जुड़ गए। ज भी अपने आप में एक शब्द है और क्षिति भी एक शब्द है। तो क्षितिज का अर्थ हुआ जो क्षिति पर जन्मा है, यानी जो पृथ्वी पर, ज मैंने जन्मा, जो पृथ्वी पर जन्मा है वो कौन है, मनुष्य। मनुष्य को क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज का जो हम ज्यादातर लोग जो क्षितिज का अर्थ जानते हैं वो यही समझते हैं कि क्षितिज एक ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, यानी ऐसा आभास होता है कि पृथ्वी और आकाश किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, उस बिंदु को हम क्षितिज कहते हैं। यह सही है, ऐसा बिंदु हम मानते हैं, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में पृथ्वी और आकाश किसी एक बिंदु पर कभी नहीं मिलते, ठीक है। तो उस बिंदु को क्षितिज कहा जाता है, यह तो सही है, लेकिन क्षितिज का अर्थ मनुष्य भी होता है यह हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कभी शब्दों को इस तरह से जोड़कर समझा ही नहीं है। इसके बाद आप शब्द देखिए, एक शब्द है क्षितीश। क्षितीश शब्द कैसे बना, क्षिति जमा ईश, इसकी संधि से बना है। यहां ह्रस्व ई है, यहां दीर्घ ई है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हो जाती हैं दीर्घ संधि के नियम के अनुसार। यहां दीर्घ ई हो गई और इस ई का लोप हो जाता है और यह श हो गया। यानी क्षिति का मतलब पृथ्वी, ईश मैंने स्वामी, पृथ्वी का स्वामी राजा को कहा जाता है। पृथ्वी का पालन करने वाला या पृथ्वी के स्वामी के रूप में जितने भी शब्द बनेंगे सब राजा के पर्यायवाची हैं। जैसे राजा को भूप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, भू मैंने भूमि और प मैंने पालन करने वाला, जो भूमि का पालन करता है वो भूप है यानी राजा, ठीक है। हमने कह दिया नृप, राजा का पर्यायवाची है नृप, नृप का मतलब नृ, नृ का अर्थ होता है नर, मनुष्य, और प मैंने पालन करने वाला, जो नरों का पालन करता है वो भी राजा है, ठीक है। हमने कहा भूपति, भूपति राजा होता है, ठीक है। तो भूपति कैसे बना, भूमि का पति, पति मैंने स्वामी, मालिक। तो इस तरह से जब आप शब्दों को समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको शुद्ध वर्तनी का भी पता चलेगा
आपके शब्द ज्ञान में, भंडार में भी वृद्धि होगी, शब्दों का ज्ञान आपका बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण शब्द के बाद उद्घोषित। उद्घोष शब्द ऐसे लिखा जाता है, उद्घोष। उद्घोष मैंने नारा लगाना, और उद्घोषित लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, द आएगा, उत जमा घोषित, ये भी ऐसे बना है, उत जमा घोषित, उद्घोषित। त के बाद जब किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद, तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ये मैं आपको व्यंजन संधि में करवा चुका हूं। तो उद्घोष, उद्घोषित, इस तरह से आएगा। इससे आगे आप देखें, शब्द है उद्दंड। उद्दंड शब्द में दो द आएंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, और अगर आपको अनुस्वार नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ण दंड, क्योंकि जो ण है इसी से अनुस्वार बना था, और इसी अनुस्वार को अब हम इस वर्ग के पांचवें में फिर से बदल देंगे, उद्दंड। तो ये तीनों सही है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक आधा द और एक पूरा द लगाना है। एक सिर्फ एक द लगाने से ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि दंड में ऊ लगने से उदंड नहीं बना, उत जमा दंड। ठीक है, तो त के बाद द आ गया, त जो है वो द में बदलेगा, तो ऐसे द हो गया, और ये द पहले से दिया हुआ है, तो ये दो द हो जाएंगे, उद्दंड। ठीक है, इसके बाद उद्दीप्त शब्द भी ऐसे है, उद्दीप्त। किताबों में दो द को मिलाकर इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे, ये भी सही है। ठीक है, उद्दीप्त, दो द को आप यहां भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्दीप्त। ये भी उत जमा दीप्त से बना है। इसके बाद उद्देश्य शब्द भी ऐसे है, दो द आएंगे, ऐसे या ऐसे, या फिर इस तरह से। ये उद्देश्य शब्द का भी संधि विच्छेद है, उत जमा देश्य, ऐसे। ये इसका संधि विच्छेद है, ईद की संधि से उद्देश्य शब्द बना है। एक शब्द है उद्धत, ऐसे लिखा जाएगा, द के पैर में ध है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धत। उद्धत बने होता है अक्खड़, हठी, जिद्दी। ठीक है, और एक शब्द होता है उद्यत। उद्यत मैंने तैयार, जो किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो उसे कहते हैं उद्यत। तो द और य इसको मिलाकर आप ऐसे भी बना सकते हैं, उद्यत। दोनों सही हैं। ठीक है, ये शब्द का अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, दोनों ही सही हैं। ऐसे ही शब्द है उद्योग। उद्योग ऐसे लिखा जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको उद्योग नहीं लिखना, उद्योग, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे नहीं होता, उद्योग। उत जमा योग, उद्योग। उत जमा हत, उद्धत। ये कैसे बना है, उत जमा हत। अब आप कहेंगे यहां तो ह है, यहां ध है। व्यंजन संधि का त संबंधी नियम बताया था कि त के बाद ह आता है तो दोनों जगह परिवर्तन आता है। त द में बदलता है और ह ध में बदलता है। इसी तरह उत जमा हत उद्धत बना। ऐसे ही उत जमा हार, त के बाद ह आ गया, त द में और ह ध में बदलेगा तो ये बन जाएगा उद्धार। ऐसे अनेक शब्द मैंने बताए थे, उत जमा हरण, उद्धरण। ठीक है, और उत जमा हरित, उद्धरित। पत जमा हति, पद्धति। तत् जमा हित, तद्धित। ऐसे कई शब्द थे। आगे देखिए, उद्विग्न शब्द ऐसे लिखना है, उ द्वि। यहां द के पैर में व है, छोटी ई है, आधा ग और न, उद्विग्न। ठीक है, उद्विग्न शब्द होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द के पैर में व है तो द आधा है, व को ई की मात्रा है, ये यहीं से लगेगी। अभी मैंने आपको
नियम बताया था शुरुआत में, उद्विग्न। उद्विग्न का अर्थ होता है बेचैन या व्याकुल। इसके बाद शब्द है उन्नति। संधि विच्छेद है उत जमा नति। वर्ग के पहले वर्ण के बाद जब न या म आता है, मैंने आपको व्यंजन संधि का दूसरा नियम बताया था कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद जब न या म आ जाएगा तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। तो यहां ये अपने पांचवें में इस तरह से बदल गया। तो उन्नति में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगानी, नति में छोटी ई की मात्रा आती है। उपयोगिता ऐसे आएगा, बड़ी ई नहीं लगानी। इसके बाद ये शब्द उपर्युक्त, इसका आप विशेष ध्यान रखें। मैं यहां इसको सर्कल कर देता हूं, ये साथ में ठीक का निशान भी लगा देता हूं क्योंकि ये सही है। और इसके विकल्प में हम उपरोक्त शब्द लिखते हैं, गलत है। भरपूर प्रयोग हो रहा है, हर विभाग में हर जगह उपरोक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उपरोक्त मतलब ऊपर कहा गया, जबकि उपरोक्त शब्द की कोई संरचना हो ही नहीं सकती इस तरह से। यह शब्द कैसे बना? उक्त से बना है, उक्त। ठीक है। और यहां अब ऊपर शब्द लगाएं तो बन जाएगा अ और उ मिलकर गुण संधि के नियम के अनुसार अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, उपरो बन गया, या हट जाएगा, ये बन गया। बना दिया, जबरदस्ती बना दिया, क्योंकि ये तो सार्थक शब्द है, ये तो कोई सार्थक शब्द ही नहीं है। तो ये शब्द ही नहीं है, ये अपने ढंग से अपनी जरूरत के अनुसार शब्द भी बना लिया, गलत है। ठीक है। अगर हम कहें कि ये शब्द ऊपर ऐसे नहीं है, ये शब्द है ऊपर, ऊपर शब्द होता है, हाँ ये ठीक है, ऊपर एक सार्थक शब्द है, मान लिया। लेकिन अब अ और उ मिलकर तो ओ हो गया, लेकिन ये दीर्घ उ का ह्रस्व उ कैसे हुआ? कोई नियम नहीं है, कोई अपवाद भी नहीं है, ये क्योंकि शब्द है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये कैसे बना? ये शब्द बना ऊपरी जमा उक्त, ये ऐसे बना। अब आप कहेंगे कि ये ऊपरी हमने देखा नहीं, ऊपरी कोई शब्द नहीं है, हमने ये शब्द तो देखा है ऊपरी, ये अलग शब्द है। ये ऊपर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया ऊपरी। जैसे बाहर में ई जोड़ के बाहरी बनाते हैं, ठीक है, पंजाब में ई प्रत्यय जोड़कर पंजाबी बनाते हैं, ऐसे ही ई प्रत्यय जोड़कर ऊपरी बना दिया। ऊपर मैंने ऊपर, ऊपरी मैंने ऊपर का या ऊपर वाला, ये विशेषण शब्द बन गया। ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, तो यहां ये नहीं है, यहां तो ऊपरी लिखा हुआ है, ऊ भी छोटा है और र को भी छोटी ई है। ये बच्चों अपने आप में एक शब्द होता है। इस ऊपरी का मतलब ऊपर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। ऊपरी मैंने ऊपर, हिंदी में ऊपर शब्द है और संस्कृत में ऊपरी शब्द है। इस ऊपरी तत्सम शब्द से ही हिंदी का ऊपर शब्द बना है। अब मैं आपको दिखाऊं आपने ऊपरी कहां देखा है। आपने ये शब्द पढ़ा होगा सर्वोपरि, कई बार पढ़ा होगा सर्वोपरि शब्द, कभी आगे आया होगा। सोचा इसका संधि विच्छेद क्या है? सर्व जमा ऊपरी, यहां छोटी ई है, ये यही रहेगा। ये ओ जो है इस अ और उ से मिलकर बना है सर्व जमा ऊपरी। जो सर्व मैंने सब में या सब से, सर्व का मतलब सब में भी होता है और सब से भी होता है, तो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर है उसको कहेंगे सर्वोपरि। ठीक है, तो यहां अ और उ मिलकर ओ हो गया। ये ऊपरी शब्द मैंने ऊपर, ये यहां आप देख लीजिए, आपने देखा है लेकिन कभी इसको जोड़ा नहीं ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपरी शब्द है, इस ऊपरी का मतलब है ऊपर। तो यहां यण संधि का नियम लागू होता है। यहां ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो यण संधि हो गई। यण संधि में क्या होता है कि ई को आप
य में बदलते हैं। यानी यहां से आप ई स्वर को निकालेंगे और इस ई स्वर को आधे य में बदलेंगे, ये यण संधि का नियम है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उ प, यहां से जब आपने ई को निकाला तो आपके पास र आधा रह गया और आधा र अगले वर्ण के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस आधे र को अलग से लिखकर ऐसे कर लें। आप याद रखें कि आपके पास आधा र बचा हुआ है। अब आपने क्या किया, ई को निकाला, ई को य में बदला नियम के अनुसार। य में जो स्वर यहां बाद में दिया हुआ है वो इसमें जुड़ेगा। य में उ जुड़ गया, य में छोटा उ जुड़ गया ऐसे, और ये र आपके पास था, ये अगले वर्ण के ऊपर जाना था क्योंकि र का स्थान प के बाद है, तो यहां प के बाद के लिए अगले वर्ण पर लगा देंगे तो इसका स्थान प के बाद ही रह गया ऊपर। ये उ हट गया क्योंकि ये उ इसके अंदर आ चुका है, आधा क और त। तो ऊपरी जमा उक्त उपरयुक्त होता है। ऊपरी मैंने ऊपर, उक्त मैंने कहा गया। जो ऊपर कहा गया है उसको उपरयुक्त कहा जाता है, और जो ऊपर लिखा गया है उसके लिए शब्द अलग है, वो है ऊपरी लिखित। जो ऊपर लिखा गया हो ऊपरी लिखित, जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित। जो ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त, जो नीचे कहा गया हो निम्नोक्त, वो होगा निम्नोक्त। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बने हैं। इसके बाद आप देखेंगे उपलक्ष्य शब्द होता है, ऐसे आएगा। हम इसमें बोलते तो ऐसे हैं उपलक्ष्य, कि ये किस उपलक्ष्य, लक्ष्य यहां तक बोलते हैं, यानी बोलते हम ऐसे हैं कि ये शब्द ऐसे हो, उप और लक्ष्य, उपलक्ष्य, जबकि ये शब्द ऐसा नहीं है। ये मूल शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य शब्द में उप उपसर्ग लगकर उपलक्ष्य बना है, तो ये सही है, ये गलत है। उम्मीद, उम्मीद में दो म आएंगे, एक आधा और एक पूरा। उम्र ऐसे आएगा, उम्र नहीं आएगा। हम लिखेंगे, बोलते हम ऐसे ही हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो उम्र नहीं, शब्द होता है उम्र। उम्र, उम्र माने आयु, तो म के पैर में र है, म आधा र पूरा, उम्र शब्द है ये, उम्र शब्द नहीं है। इसके बाद देखिए शब्द है उल्लंघन। उल्लंघन, दो ल आएंगे, हम क्या करते हैं, उल्लंघन ऐसे बोलते हैं और ऐसे ही लिखते हैं, यह है उल्लंघन। यह है उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन करना। उल्लंघन शब्द कैसे बना, ये गलत है, यहां लिख दूं मैं, उत जमा लंघन। व्यंजन संधि में एक नियम बताया था कि त के बाद जब ल आता है तो त ल में परिवर्तित होता है। तो ये त है, ये ल है, तो यहां ये जो त है ये आधा है, ये आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। लंघन का अर्थ होता है लांघना। लंघन संस्कृत का शब्द है और लांघना ये हिंदी का शब्द है। लंघन को ही लांघना कहते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि अंकन, अंकन तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव रूप बना आंकना, अंकन से आंकना। ऐसे ही लंघन से लांघना। लांघना मतलब पार करना। उत मैंने ऊपर, यानी ऊपर से पार कर गए। तो जैसे हम कहते हैं कि नियमों का उल्लंघन करना, यानी नियमों के आप ऊपर से ही उसको पार कर गए, आपने उन नियमों की परवाह नहीं की, वही है उल्लंघन। ल ये आधा बोलेंगे क्योंकि आधा लिखा हुआ है, इसको पूरा नहीं बोलना। इसके बाद शब्द है उल्लिखित। ऐसे ही उल्लिखित शब्द होगा। अब ये लिखित है तो ल को ह्रस्व ई की मात्रा यहां से आएगी। आप इसे यहां तक लगा दें चाहे यहां तक लगा दें, वो दोनों ही ठीक है, लेकिन मात्रा यहां से लगानी है। उल्लिखित, उल्लेखित शब्द नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है, उल्लेख शब्द तो होता है, उत जमा लेख उल्लेख, ये तो सही है, लेकिन उल्लेख में इत लगाकर उल्लेखित नहीं बनता। लिखित शब्द में
लिखित भी कैसे बना, लिख धातु में इत प्रत्यय जोड़ा, लिखित बन गया। लिखित में उत जुड़ा तो नियम के अनुसार त के बाद ल आ गया तो त आधे ल में बदला तो उल्लिखित शब्द बना। उल्लेखित शब्द इस तरह से नहीं बनता। इसके बाद शब्द है ऊधम। ऊधम मचाना, जिसे हम कहते हैं उधम मचा दिया, उधम। हम झटके से बोलते हैं उधम, उधम नहीं होता ऊधम, क्योंकि ये दीर्घ ऊ है। ऊधम शब्द में दीर्घ ऊ आता है। हम कई बार लिखते हैं उधम सिंह जयंती, तो ऐसे लिख देते हैं उधम सिंह जयंती, ठीक है। अब ये नाम हो गया, तो नाम में आप चाहे किसी तरह से लिख लें, नाम में मात्राओं की अशुद्धि नहीं मानी जाती, क्योंकि नाम एक रूप में रूढ़ हो जाता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध फिक्स हो जाता है, तो उसमें इस तरह से। लेकिन जब हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो उधम शब्द होता ही नहीं है, ये शब्द अशुद्ध है। शुद्ध रूप होता है ऊधम, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ऊपर शब्द में बड़ा ऊ आएगा और ऊपरी शब्द लिखना है तो छोटा ऊ आएगा और र को छोटी ई आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध वर्तनी का आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।